जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जी एक्सपर्ट फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा हिस्ट्री पर। दोस्तों हिस्ट्री में आज हम चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिएगा, भारत पर अरबों का आक्रमण, और साथ ही में हम महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के बारे में हम समझेंगे। दोस्तों जैसा कि हम लोग कल चर्चा किए थे इस्लाम धर्म के उदय के बारे में, तो दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक लगे रहिए और एक एक करके हर पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों कल के लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जो इस्लाम धर्म है दोस्तों, इसका जो उदय हुआ था दोस्तों वो कहाँ हुआ था? अरब में हुआ था, जिसे वर्तमान समय हम सऊदी अरब के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो इस्लाम धर्म का उदय कहाँ हुआ था? अरब में हुआ था। और इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे दोस्तों वो कौन थे? पैगंबर मोहम्मद साहब थे। कौन थे दोस्तों? पैगंबर मोहम्मद साहब थे। क्लियर है? तो इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? पैगंबर मोहम्मद साहब थे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो 570 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? मक्का में हुआ था। क्लियर है? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनके पिता का दोस्तों नाम याद रखना है। इनके पिता का नाम हमने आपको क्या बताया था? अब्दुल्ला। क्लियर है? इनके पिताजी का क्या नाम था? अब्दुल्ला था। और माता का क्या नाम था दोस्तों? माता का भी नाम पूछ लेता कभी कभी, तो माता का नाम था अमीना। क्लियर है? तो पिता का नाम दोस्तों अब्दुल्ला था और माता का नाम दोस्तों अमीना था। क्लियर है? तो इनका जब जन्म हुआ, एक प्रकार से जब पैगंबर मोहम्मद साहब का जब जन्म हुआ दोस्तों, तो कुछ समय बाद क्या हुआ? इनके माता पिता क्या हुआ? देहांत हो गया। जब देहांत हो गया तो इनके, ध्यान दीजिएगा, इनके एक चाचा थे जिनका नाम था दोस्तों अबू तालिब था। क्लियर है? क्या नाम था दोस्तों? अबू तालिब था। तो अबू तालिब जो थे दोस्तों मोहम्मद साहब का क्या किए थे? लालन पालन किए। इन्हें एक प्रकार से हर एक खुशी माता पिता का, मतलब इनके चाचा ने इन्हें प्रदान किया दोस्तों। तो इस तरीके से अबू तालिब थे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद साहब ध्यान दीजिएगा 25 वर्ष की अवस्था में, कब दोस्तों? 25 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हुई थी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इनकी 25 वर्ष की अवस्था में शादी हुई थी। किसके साथ हुआ था दोस्तों? खदीजा नामक एक विधवा थी। क्या थे दोस्तों? क्या नाम था इनकी पत्नी का नाम? खदीजा नामक विधवा के साथ हुआ था दोस्तों। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि खदीजा की उम्र उस समय कितनी थी? 40 वर्ष थी जब मोहम्मद साहब से इनका विवाह हुआ था। क्लियर है दोस्तों? ये पॉइंट जानते रहिए दोस्तों। मोहम्मद साहब के जन्म के पहले जो अरब था वो एक मूर्ति पूजक देश था। क्लियर है? अर्थात मूर्ति की पूजा लोग करते थे। तो इस तरीके से हज़रत मोहम्मद साहब यानी पैगंबर मोहम्मद साहब को मूर्ति पूजा बिल्कुल भी वो पसंद नहीं करते थे। लोगों को कहते थे कि ये मूर्ति पूजा फालतू का है, कोई मतलब नहीं निकलता, लेकिन उनकी बातों को कोई नहीं ध्यान देता था। तो इस बीच ध्यान दीजिएगा, पैगंबर मोहम्मद साहब, ध्यान दीजिए दोस्तों, एक हेरा नामक पर्वत था। कौन सा? हेरा नामक पर्वत था। क्लियर है? हेरा नामक पर्वत को दोस्तों कहीं कहीं हीरा नामक पर्वत भी लिखा रहता है। कौन सा? हीरा नामक पर्वत पर दोस्तों वो चले जाते थे, ध्यानावस्था में मौन धारण करके ज्ञान की खोज करते थे, एक बार ज्ञान की तलाश में थे। क्लियर है? तो इस तरीके से हीरा नामक गुफा में जाकर वो मौन धारण अर्थात ध्यानावस्था हो जाते थे। तो एक दिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में, कब दोस्तों? 610 ईस्वी में यही हीरा नामक गुफा में दोस्तों इन्हें क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्लियर है? तो हीरा नामक गुफा कहाँ है? मक्का में हुआ। क्लियर है? तो हज़रत मोहम्मद साहब को या पैगंबर मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? हीरा नामक गुफा में हुई थी। कब हुई थी? 610 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुआ था दोस्तों? मक्का में हुआ था। क्लियर? हीरा नामक गुफा कहाँ है? मक्का में है दोस्तों। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने अपना प्रथम प्रवचन अपनी पत्नी खदीजा को दिया और खदीजा तुरंत क्या हुआ? मुसलमान बन गई। तो जिस तरीके से दोस्तों पैगंबर मोहम्मद साहब अपने विचारों को, जो इनके अंदर ईश्वरी गुण था, जो ईश्वर के द्वारा स्वयं
विराज मतलब एक प्रकार से आता था, वो लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते थे। लोगों को कहते थे मूर्ति पूजा ये बेकार का है, इसको मत कीजिए, क्लियर है, इसको अपनाइए। तो लोग इनसे घृणा भी करने लगे। बाद में ये कहाँ चले गए, मक्का से मदीना छोड़ के चले गए थे, क्लियर दोस्तों, जानते ही हैं। तो फिर वहाँ से आए, फिर आने के बाद ये चारों तरफ इनके विचारों को लोग मानने लगे और भारी संख्या में मुस्लिम धर्म को अपनाने लगे थे, क्लियर है दोस्तों। और एक पॉइंट ये जानते रहिए दोस्तों, अबू तालिब का एक बेटा था जिसका नाम था हसन अली। क्या नाम था दोस्तों, हसन अली था, क्लियर है। तो खदीजा से दोस्तों 7 संतान उत्पन्न हुई थी, जिसमें से दोस्तों एक संतान का नाम था, जो क्या नाम है, उनकी संतान का नाम फातिमा था। क्या दोस्तों, फातिमा, उनकी एक पुत्री थी फातिमा था, जो कि दोस्तों हसन अली के साथ इनका विवाह हुआ था। हसन अली दोस्तों फातिमा के चचेरे भाई थे, क्लियर है, कौन से भाई थे, चचेरे भाई थे, यानी चाचा के लड़के थे। इस तरीके से उनका विवाह हुआ था मतलब हसन अली के साथ, क्लियर है। इतना तक हमने कल चर्चा किया था दोस्तों। कुरान जो है इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ होता है, ये पॉइंट बिल्कुल भी अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि कुरान जो है इस्लाम धर्म का दोस्तों पवित्र ग्रंथ होता है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने दोस्तों कुरान की शिक्षाओं का उपदेश भी दिया था। तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने किसकी शिक्षाओं का उपदेश दिया था दोस्तों, कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया था, क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। हजरत मोहम्मद साहब की दोस्तों मृत्यु हमने बताया था 8 जून 632 ईस्वी को हुई थी, क्लियर है। कब हुई थी दोस्तों, 8 जून 632 ईस्वी को पैगंबर मोहम्मद साहब की क्या हो गई थी दोस्तों, मृत्यु हो गई थी। दोस्तों जब इनकी मृत्यु हो गई तो इन्हें कहाँ दफनाया गया था, मदीना में दफनाया गया था। कहाँ दफनाया गया था, मदीना में दोस्तों दफनाया गया था, क्लियर है। तो इस तरीके से पॉइंट याद रखिएगा कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो मक्का में हुआ था, और इनके अस्थि को या इन्हें दफनाया कहाँ गया था, दफनाया गया था मदीना में। इसलिए देखते हैं दोस्तों, कोई भी व्यक्ति मुसलमान है, यदि वो हज यात्रा पे जाता है तो मक्का और मदीना दोनों स्थानों पे जाता है। अगर मक्का गया और मदीना नहीं गया तो उसका हज यात्रा पूरा नहीं होता। इसलिए इस तरीके से हज यात्रा कोई भी व्यक्ति करता है तो मक्का और मदीना फिर जाके उसका पूरा हज यात्रा पूरा होता है। ये पॉइंट बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लीजिए, क्लियर है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद दोस्तों इस्लाम धर्म जानते ही 2 भागों में बट गया था, हमने बताया था शिया और सुन्नी। क्या दोस्तों, शिया और सुन्नी 2 धर्मों में विभाजित हो गया था। पैगंबर मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी हुए दोस्तों वो खलीफा कहलाए, क्लियर है। खलीफा दोस्तों मुस्लिम धर्म के सबसे बड़े एक प्रकार से धर्म गुरु के रूप में माने जाते हैं। तो इस तरीके से हमने कल इन पर चर्चा किया था, जो कि आज हमने इसको रिवीजन कर लिया और आपका भी क्या हुआ, मजबूत हो गया है दोस्तों, क्लियर है। अब दोस्तों हम बात करेंगे भारत पर अरबों के आक्रमण के बारे में जानेंगे, क्लियर है। अर्थात भारत पर अब जानते ही हैं मुस्लिम धर्म का प्रचार हुआ, चारों तरफ भारी संख्या में लोग क्या हो मुस्लिम धर्म को अपनाने लगे। अब दोस्तों इन मुसलमानों भी कुछ ऐसे वीर प्रतापी शासक हुए जो अब इस धर्म का प्रचार करने के लिए अन्य देशों में जाने की इच्छा प्रकट करने लगे। तो इन्हीं में से दोस्तों एक व्यक्ति था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। क्या दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम था। तो मोहम्मद बिन कासिम दोस्तों ये एक ऐसा मुसलमान था जो इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहता था, क्लियर है। तो इस्लाम धर्म के प्रचार करने के उद्देश्य से ये भारत पर आक्रमण किया था। तो पॉइंट समझिए कि मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत में, ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था, क्लियर है। तो भारत पर पहला आक्रमण किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। कहाँ का रहने वाला दोस्तों, ये था अरब का रहने वाला, क्लियर है। तो अरब का रहने वाला, समझ में आया। आशा है कि पॉइंट आपको बिल्कुल भी दिमाग पे सेट हो गया दोस्तों। अब ये मोहम्मद बिन कासिम जो था या अरबों ने सिंध पर, दोस्तों सिंध जो है भारत में है दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण कर दिया। उस समय सिंध जो थे भारत में, क्लियर है, भारत में था उस समय। तो मोहम्मद बिन कासिम ने
712 ईस्वी में दोस्तों कहां पर आक्रमण किया? सिंध पर आक्रमण किया। और सिंध पर दोस्तों किसका शासनकाल चल रहा था? उस समय सिंध पर जो थे राजा दाहिर का शासन चल रहा था। क्लियर है? किसका शासन चल रहा था दोस्तों? राजा दाहिर का शासन चल रहा था। और इस युद्ध में राजा दाहिर जो है दोस्तों पराजित हो गए थे। ये पॉइंट बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लीजिए। तो मोहम्मद बिन कासिम या अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में ध्यान दीजिएगा विजय पाई। और उस समय सिंध पर किसका शासनकाल चल रहा था? राजा दाहिर का शासन चल रहा था। क्लियर है? भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का दोस्तों जैसे हमने बताया मुख्य कारण क्या था, मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? धन लूटना। क्लियर है? क्या था? धन लूटना। और दूसरा था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। क्लियर है? तो धन दौलत लूटना और साथ में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना ये अरबों के आक्रमण का मुख्य कारण था, जिस वजह से ये भारत पे आक्रमण किए थे। क्लियर है दोस्तों? महमूद बिन कासिम के शासनकाल में दोस्तों बहुत सारे हिंदू क्या हुए? मुसलमान बना दिए गए थे। क्लियर है? तो ये पॉइंट जान दें क्यों, कैसे बनाया था। जैसे अब युद्ध हुआ। क्लियर है? जब युद्ध हुआ जैसे मान लीजिए राजा, एक प्रकार से एग्जाम्पल के तौर पे जान दीजिए, जैसे ये क्या हुआ? किसी राजा का शासन था। क्लियर है? जैसे दाहिर का ही राज है। क्लियर है? अब यहाँ की जनता क्या है? मुसलमान है। समझ में आया? यहाँ की जनता क्या है? मुसलमान है। अब क्या हुआ? मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया। अब जानते हैं ये दाहिर ही के कंट्रोल में पूरी जनता होती है और इसी के अनुसार क्या हो जनता काम करती है। लेकिन जब दाहिर पराजित हुआ, अब दाहिर का जो पावर थी, शक्ति थी, वो खत्म हो गई है। तो इस तरीके से जनता पर क्या करते थे ये लोग, अरब के लोग जो थे या मोहम्मद बिन कासिम जो था, इन पर क्या करता था? गलत व्यवहार करता था, इनके साथ दुर्व्यवहार करता था। क्लियर है? तो इस तरीके से लोग अपनी जीविका चलाने हेतु या अपने सम्मान के लिए दोस्तों, जैसे इनके साथ गलत व्यवहार करते थे, समझ रहे हैं ना, तो अपनी जीविका और अपने सम्मान के लिए दोस्तों बहुत सारे हिंदू मुसलमान धर्म को अपना लेते थे। क्लियर है? या बहुत सारा कर लागू कर देते थे। अब जब कर लागू कर देते थे दोस्तों, जो गरीब व्यक्ति है कैसे कर देगा, यानी कैसे टैक्स देगा दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत सारे हिंदू क्या हुए, इसके शासनकाल में क्या हुए? मुस्लिम बन गए थे। ये पॉइंट जानते रहिएगा। क्लियर है? तो अरबों का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ था? 712 ईस्वी में। कहाँ हुआ था दोस्तों? सिंध पर हुआ था। उस समय किसका शासनकाल चल रहा था? राजा दाहिर का शासनकाल चल रहा था। क्लियर है दोस्तों? एक पॉइंट ये याद रखिएगा, अरबों का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो धन दौलत लूटना और साथ ही में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। क्लियर है? आइए अब हम बात करते हैं महमूद गजनवी की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? महमूद गजनवी की बात करेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम जानेंगे कि महमूद गजनवी कहाँ का रहने वाला था। दोस्तों ये गजनी का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? ये गजनी का शासक था। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर पॉइंट क्या है कि गजनी का संस्थापक कौन था? ध्यान दें दोस्तों। तो दोस्तों 932 ईस्वी में अलप्तगीन, क्या दोस्तों? अलप्तगीन, पॉइंट समझिएगा, अलप्तगीन। क्लियर है? अलप्तगीन नामक एक व्यक्ति ने या अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार ने दोस्तों किसकी? गजनी साम्राज्य की स्थापना की। तो गजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे दोस्तों? वो था, ध्यान दीजिए दोस्तों, वो अलप्तगीन था। और दोस्तों ध्यान दीजिए, गजनी को ही इसने अपनी राजधानी भी बनाई थी। क्लियर है? तो गजनी का संस्थापक कौन था? अलप्तगीन था। और गजनी ही, ध्यान दीजिएगा, उसकी राजधानी रही। क्लियर है दोस्तों? अलप्तगीन की मृत्यु के बाद दोस्तों, जब अलप्तगीन की मृत्यु हो गई तो इसके बाद दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अलप्तगीन की मृत्यु जब हो गई दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा कुछ समय तक गजनी पर क्या नाम था? पीरितगीन। किसका दोस्तों? पीरितगीन। ये पॉइंट जानते रहे तो पीरितगीन का शासन था। यानी दोस्तों कुछ समय था, कुछ समय तक ही ये शासन किया। तो अलप्तगीन की मृत्यु के बाद दोस्तों पीरितगीन का कुछ समय तक दोस्तों शासन चला। दोस्तों उसके बाद
ध्यान दीजिएगा, इसी के शासनकाल में 972 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था। ये पॉइंट जानते हैं। तो 972 ईस्वी में ध्यान दीजिएगा, इसी के शासनकाल में भारत पर क्या हुआ था, आक्रमण किया गया था। तो भारत पर पहला आक्रमण जो है दोस्तों पीरितगीन के शासनकाल में हुआ था। बड़ा अजीब नाम है, क्लियर है, पॉइंट जानते रहिए हम। फिर अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अलप्तगीन का गुलाम कौन था? अलप्तगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन था। क्लियर है, तो अलप्तगीन का एक गुलाम था, क्लियर है, और साथ ही में दामाद भी था जिसका नाम था सुबुक्तगीन था। क्लियर है, तो अलप्तगीन का गुलाम और दामाद कौन था? सुबुक्तगीन था। समझ में आया दोस्तों? अब ध्यान दीजिए दोस्तों, सुबुक्तगीन ध्यान दीजिएगा 977 ईस्वी में ये गजनी की गद्दी पर बैठा। कब बैठा दोस्तों? 977 ईस्वी में ये गजनी की गद्दी पर बैठा। महमूद गजनी दोस्तों सुबुक्तगीन का पुत्र था। ये जो महमूद गजनवी है ये वाला, क्लियर है, ये किसका पुत्र था? ये पुत्र था किसका? सुबुक्तगीन का पुत्र था। तो सुबुक्तगीन का पुत्र कौन था? महमूद गजनवी था। क्लियर है, तो सुबुक्तगीन का पुत्र कौन था दोस्तों? महमूद गजनवी था। पॉइंट बिल्कुल भी अपने दिमाग पे सेट कर लीजिएगा क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इसका जन्म जो था 1 नवंबर 971 ईस्वी को मानते हैं इतिहासकार। दोस्तों अपने पिता के शासनकाल में जो महमूद गजनवी था वो खुरासान का शासक था। कहाँ का शासक था दोस्तों? खुरासान का शासक था। किसके समय में? यानी इसके पिता का जब शासन चल रहा था गजनी पर सुबुक्तगीन का, उस समय महमूद गजनवी जो दोस्तों वो खुरासान का क्या था? शासक था। ये भी पॉइंट अपने दिमाग पे सेट कर लीजिएगा। महमूद गजनी दोस्तों ध्यान दीजिएगा 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। कहने का तात्पर्य इसके पिता जब सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई तो 27 वर्ष की अवस्था में ये कहाँ बैठा था? गजनी के राज सिंहासन पर बैठा। क्लियर है दोस्तों? सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण और सबसे ज़्यादा प्रश्न कौन सा पूछता जानते हो कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था बंदे ने? तो महमूद गजनवी दोस्तों भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया दोस्तों। कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया दोस्तों। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। रट डालो, दिमाग को एकदम सेट कर लो। क्लियर है? महमूद गजनी का दोस्तों भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? धन लूटना। इस बंदे का मुख्य क्या था? इस्लाम धर्म का प्रचार करना नहीं ज्यादा था, लेकिन धन को लूटना ज्यादा इसका उद्देश्य था। तो धन को लूटना इसका क्या था? मेन मकसद था भारत पर आक्रमण करने का। क्लियर है दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। महमूद गजनवी का दोस्तों ध्यान दीजिएगा, महमूद गजनवी का इसे पूछता है प्रथम आक्रमण। क्या? महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण कब हुआ था दोस्तों? 1000 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? सीमांत नगर के विरुद्ध हुआ था। समझ में आया? तो सीमांत नगर के विरुद्ध हुआ था। तो महमूद गजनवी का दोस्तों प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में सीमांत नगर के विरुद्ध हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट 17 आक्रमण के बारे में नहीं जानते, मोस्ट इंपॉर्टेंट जानेंगे। प्रथम पूछता है और कुछ जो भी इंपॉर्टेंट है हाँ उसके बारे में पूछता है। महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण पूछता है। महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण दोस्तों 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण जो था 1025 ईस्वी में, जो कि इतिहास प्रसिद्ध युद्ध था और यह युद्ध दोस्तों सोमनाथ मंदिर पर हुआ था।
तो गुजरात का कौन सा सोमनाथ मंदिर, आप लोग नाम सुने होंगे, सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। सोमनाथ मंदिर पर दोस्तों उस समय सोलंकियों यानी राजपूत शासक सोलंकियों का शासन चल रहा था। क्लियर है? तो सोलंकियों का शासन गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर चल रहा था, अर्थात पूरी मंदिर की रक्षा उन्हीं की जिम्मेदारी थी। दोस्तों जो भी राजागढ़ आते थे इस सोमनाथ मंदिर में भारी भरकम दान देते थे। इस तरीके से ये पूरी सोमनाथ मंदिर दोस्तों धन दौलत से एक प्रकार से माना जाता है भरा था। इसकी खबर जब दोस्तों महमूद गजनवी को लगा तो उसके दिमाग में लालसा बढ़ गई, बहुत ज़्यादा लालसा बढ़ी कि अब कुछ नहीं, मुझे किसी भी हाल में सोमनाथ मंदिर को दोस्तों लूटना है। यही भावना अपने अंदर रख ली और लूटने के उद्देश्य से ये चल पड़ा। दोस्तों ध्यान दी दोस्तों, 1025 ईस्वी में ये कहाँ पहुँचा? गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पास पहुँचा और युद्ध की तैयारी करने लगा। दोस्तों इस मंदिर की ध्यान दीजिएगा, मंदिर पर जैसे हमने बताया सोलंकियों का शासन चल रहा था। उस समय भीम द्वितीय शायद क्या था, वो उसका राज था। क्लियर है? तो इस तरीके से युद्ध हुआ दोस्तों, लेकिन जो सोलंकी शासक थे वो क्या हुए? पराजित हुए, युद्ध को संभाल नहीं पाए और एक प्रकार से महमूद गजनवी दोस्तों इस पर धावा बोल दिया, यानी प्रकार से इस पर अपना आधिपत्य जमा लिया मंदिर पर। दोस्तों ये कई ऊंट से यहाँ से सोना चांदी लाद के गजनी पहुँचा था। क्लियर है दोस्तों? कुछ लोगों का कहना है कि मंदिर की लूट में उसे दोस्तों करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। 20 लाख थोड़ा नहीं बहुत होता है दोस्तों। क्लियर है? तो 20 लाख दिनार की संपत्ति मंदिर की लूट में दोस्तों महमूद गजनवी को मिली थी और सारा ऊंट से बांधकर दोस्तों पहुंच गया, लेके कहाँ? गजनी पहुंच गया। दोस्तों महमूद गजनवी का अंतिम भारतीय आक्रमण पहुंचता है। कौन सा? अंतिम भारतीय आक्रमण दोस्तों, अंतिम भारतीय आक्रमण दोस्तों जाटों के विरुद्ध हुआ था। क्लियर है? 1027 ईस्वी में। कब हुआ था? 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध हुआ था। क्लियर है? तो महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध हुआ था। समझ में आया दोस्तों? इस तरीके से दोस्तों महमूद गजनवी दोस्तों भारत पर 17 बार आक्रमण किए, जिसमें से प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में सीमांत नगर के विरुद्ध लड़ा और द्वितीय जो थी महत्वपूर्ण आक्रमण दोस्तों 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए लड़ा। वहाँ का शासक जो था वह सोलंकियों का राज चलता था और अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध लड़ा। तो इस प्रकार से वो 17 बार युद्ध लड़के वो कहाँ पहुँच गया? गजनी। इतना सारा सोना चांदी दोस्तों भारत से उठा उठा के ले गया, गजनी में रखा। दोस्तों कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब ये अंतिम चरण में था, अंतिम चरण मतलब जानते हैं, जब ये मृत्यु के अंतिम चरण में था, अंतिम चरण में मृत्यु के अंतिम चरण यानी खटिया पे लेटा हुआ था, इसकी मृत्यु इसके बहुत ही नज़दीक थी। तो उस समय दोस्तों ये कहते हैं कि ये बहुत रोया था। क्यों रोया था? इसका मेन रीजन है इसने अपने जीवन में जो भी गलत कार्य किया, जिस तरीके से भारी भरकम धन को लूटकर लोगों का खून बहाकर, क्लियर है, लाया, उसको सोच सोच कर दोस्तों ये बहुत रो रहा था। क्यों रो रहा था? समझ ही गए हैं दोस्तों। लास्ट चरण में इसने रोया क्यों? इसका मेन कारण ये था कि जब ये मरने के कागार पे था तो इसने अपने सिपाहियों से, सैनिकों से बोला कि मैंने जितने भी धन हिंदुस्तान से लूटा है, मेरे यानी अपने जीवन में वो जितना भी धन लूटा है उसको सब मेरे पास लाओ और मैं सब धन को लेके जाऊंगा अल्लाह के पास। क्लियर है?
ये ऐसा कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि ऐसा ये बोल रहा था कि मैंने जितनी भी अपने जीवन में धन को लूटा है उस धन को मेरे पास लाओ, मैं सबको ले जाऊंगा कहाँ, अल्लाह के पास। क्लियर? लेकिन क्या करोगे, खाली हाथ आए हो तो खाली हाथ जाओगे ना। तो इसलिए कहते हैं दोस्तों अपने जीवन में अच्छा कर्म करना चाहिए। क्लियर है? सोना चांदी पैसा कौड़ी सब कुछ यहाँ रह जाएगा, बस इंसान के जो कर्तव्य होते हैं, जो कारनामे करके जाता है पृथ्वी पर, वही कारनामा लोग उसका याद करते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से दोस्तों इसका गलत कारनामा था जो कि आज इतिहास में इसे पढ़ा जा रहा है। कहते नहीं है या तो बहुत अच्छा करो या तो बहुत बेकार कर दो। इस बंदे ने बहुत गलत किया, इस तरीके से इसको इतिहास में याद किया जा रहा है। और कुछ बंदे होते हैं, कुछ शासक, कुछ राजागण होते हैं, बहुत अच्छे कार्य करते हैं, तो उस तरीके से उनको इतिहास में याद किया था। बीच वाला जो श्रेणी होता है इतिहास का हिस्सा नहीं होता है। क्लियर है? हालांकि आप लोग गलत काम मत करिएगा, अच्छे कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। तो इस तरीके से ये मर गया दोस्तों। कौन? महमूद गजनवी रोते रोते। क्लियर है? कुछ ले जाके नहीं पाया, अपना धन दौलत जो भी था सब यहीं छोड़ के चला गया और ये खाली हाथ मर गया। क्लियर है? जब मर गया दोस्तों अब क्या होगा जानते ही हैं, दफनाया अपनाया जाएगा, उसकी कहानी हटाओ। अब दोस्तों बात करेंगे, महमूद गजनवी एक ऐसा सुल्तान था, एक ऐसा शासक था, या महमूद गजनवी प्रथम ऐसा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। यानी इसने अपने सबसे पहले सुल्तान महमूद गजनवी रखा था। सुल्तान महमूद गजनवी कहलाने वाला प्रथम शासक कौन था? महमूद गजनवी था। क्लियर है? तो सुल्तान के पास सबसे पहले महमूद गजनवी धारण किया था। महमूद गजनवी की मृत्यु दोस्तों 1030 ईस्वी में बताया जाता है कि इसकी मृत्यु जो है 1030 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों अलबरूनी, क्या? अलबरूनी, अलबरूनी, फिरदौसी, अलबरूनी, फिरदौसी, और दोस्ते एक थे उतबी। कौन? उतबी। क्लियर है? उतबी महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। क्लियर है? तो अलबरूनी, फिरदौसी और उतबी महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। एक था फरूखी भी रहता था। क्लियर? उसका भी नाम याद है, फरूखी। क्लियर है? इस तरीके से ये छोटा सा प्यारा सा ब्यौरा था जो कि महमूद गजनवी पर था। चलिए दोस्तों दौड़ते हुए हम लोग एक सांस में रिपीट करते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया दोस्तों? 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन को लूटना। क्लियर है? महमूद गजनवी, ध्यान दीजिए दोस्तों, महमूद गजनवी का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ था? 1000 ईस्वी में सीमांत नगर के विरुद्ध हुआ था। महमूद गजनवी का दोस्तों एक दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण कब हुआ था? 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। और अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध हुआ था। क्लियर है? गजनी वंश का संस्थापक दोस्तों अलतगीन था और अलतगीन ने अपनी राजधानी भी गजनी को बनाई थी। क्लियर है दोस्तों? अलतगीन की मृत्यु के बाद दोस्तों पिरितगीन नामक एक शासक था जो कुछ समय तक यहाँ का शासक था गजनी के बाद। उसके बाद दोस्तों किसका एंट्री हुई? सुबुक्तगीन का। दोस्तों सुबुक्तगीन जो था अलतगीन का गुलाम और दामाद था। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, सुबुक्तगीन का ही औलाद जो था वो था महमूद गजनवी। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। महमूद गजनवी, ध्यान दीजिएगा, महमूद गजनवी सुबुक्तगीन का पुत्र जानते हैं। तो सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद दोस्तों 27 वर्ष की अवस्था में महमूद गजनवी गजनी वंश का शासक बना था। क्लियर है? अब दोस्तों इस तरीके से इसको पॉइंट में बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लीजिए। क्लियर है? इसको मिटाते हैं और थोड़ा सा पॉइंट हम मोहम्मद गोरी के बारे में जानते हैं। दोस्तों मोहम्मद गोरी भी एक तुर्क था। क्या था दोस्तों? तुर्क था। इसका जो मुख्य उद्देश्य माना जाता है भारत पर शासन करना। मोहम्मद गोरी का मुख्य उद्देश्य दोस्तों भारत पर शासन करना था। क्लियर है? तो इस पॉइंट को बिल्कुल अपने दिमाग पे सेट कर लीजिएगा। मोहम्मद गोरी का मुख्य उद्देश्य दोस्तों भारत पर शासन करना था। तो दोस्तों मोहम्मद गोरी की बात करते हैं दोस्तों। आइए हम थोड़ा सा इनके बारे में, थोड़ा इनके
शुरुआती तौर की कहानी समझते हैं दोस्तों। मोहम्मद गौरी दोस्तों गौर का शासक था। कहाँ का शासक था दोस्तों? गौर का शासक था। क्लियर है? गौर दोस्तों गजनी, जैसे हमने बताया था गजनी का शासक कौन था? महमूद गजनी था। क्लियर है? तो गजनी का एक छोटा सा राज्य था। गजनी का एक छोटा सा राज्य था। कौन दोस्तों? गौर। क्लियर है? तो मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था दोस्तों? गौर का था। क्लियर है? और गौर दोस्तों गजनी का एक छोटा सा राज्य था। पॉइंट को आप बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लीजिए दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों कि मोहम्मद गौरी दोस्तों ध्यान दीजिएगा 1173 ईस्वी में, कब? 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन, क्या दोस्तों? शहाबुद्दीन मुहम्मद गौरी, क्लियर है? मुहम्मद गौरी के नाम से गौर वंश का शासक बना। क्लियर है? कब बना दोस्तों? 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मुहम्मद गौरी के नाम से, क्लियर है, गौर वंश का शासक बना। क्लियर है? कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर एक पॉइंट और भी आपको याद रखना है कि इसने भारत पर, यानी इसका भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ था दोस्तों? इसका भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में हुआ था, जो कि मुल्तान के विरुद्ध हुआ था। मुल्तान के विरुद्ध हुआ था। बिल्कुल भी अपने दिमाग सेट कर ली दोस्तों कि मोहम्मद गौरी का भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध हुआ था। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। और बात करते हैं दोस्तों दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण की। तो भारत पर दूसरी महत्वपूर्ण आक्रमण की बात करते हैं दोस्तों 1178 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ दोस्तों? 1178 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ था? पाटन। क्लियर है? पाटन कहाँ है दोस्तों? गुजरात में है। क्लियर है? गुजरात पर किया दोस्तों। पाटन पे जो शासक था उनका नाम था भीम, क्या था दोस्तों? प्रथम था दोस्तों। इसके पहले हमने आपको बताया था, ध्यान दीजिएगा, दिमाग से हम भीम द्वितीय बोलते थे। महमूद गजनवी का दोस्तों 1025 ईस्वी में दोस्तों सोमनाथ, ये है महमूद गजनवी, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था कि नहीं? किया था। तो उस समय सोमनाथ मंदिर के जो शासक थे उनका नाम था दोस्तों भीम, क्या नाम था? भीम प्रथम था। क्लियर है? किसका नाम? भीम प्रथम दोस्तों, ये भीम द्वितीय है। क्लियर है? ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था। तो महमूद गजनवी ने भारत पर जब 1025 ईस्वी में सोमनाथ, यानी गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, उस समय राजपूत शासक भीम प्रथम शासक थे, जो कि सोलंकी वंश के थे। तो भीम प्रथम थे, ध्यान दीजिएगा। और ध्यान दे, यहाँ पर जो हम मोहम्मद गौरी की बात करते हैं, जो कि मोहम्मद गौरी का दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण था 1178 ईस्वी में पाटन, जो कि गुजरात के विरुद्ध लड़ा। उस समय वहाँ का जो शासक था वो था भीम द्वितीय था। क्लियर है? भीम द्वितीय दोस्तों ये भी सोलंकी वंश के राजा थे। किस वंश के थे? सोलंकी वंश के राजा थे। क्लियर है दोस्तों? इस युद्ध में मोहम्मद गौरी दोस्तों ध्यान दीजिएगा बहुत ही बुरी तरह से क्या हुआ? पराजित हुआ था। बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर ली दोस्तों। क्लियर है? मोहम्मद गौरी का दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण जो है 1178 ईस्वी को पाटन, गुजरात के विरुद्ध लड़ा गया। उस समय पाटन पर किसका शासन था? भीम द्वितीय का शासन था, जो कि सोलंकी वंश के एक राजपूत राजा थे। क्लियर है? तो इस तरीके से इस युद्ध में दोस्तों मोहम्मद गौरी, कौन दोस्तों? यही मोहम्मद गौरी क्या हुआ? पहली बार क्या हुआ?
बड़े ही बुरी तरह से क्या हुआ, पराजित हुआ था। ये सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछता है। लोग क्या होते हैं, पृथ्वीराज चौहान को दे देते हैं जो कि उनसे भी पराजित हुआ था, लेकिन पहली बार ये हुआ मतलब बुरी तरह से पराजित हुआ था। क्लियर है, ये पॉइंट बिल्कुल भी अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए। क्लियर है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अब बात करते हैं दोस्तों मोहम्मद गोरी की। तो मोहम्मद गोरी का दोस्तों इतिहास प्रसिद्ध युद्ध लड़ा जो कि 1191 ईस्वी में 1191 ईस्वी में दोस्तों इसने इतिहास प्रसिद्ध युद्ध लड़ा, इतिहास प्रसिद्ध युद्ध लड़ा। क्लियर है। भारत के अंतिम हिंदू सम्राट थे जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। क्लियर है, पृथ्वीराज चौहान। क्लियर है, जो कि इन्हें तृतीय के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, कभी कभी पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी लोग इन्हें पुकारते हैं। तो भारत के अंतिम हिंदू राजपूत सम्राट कौन थे, पृथ्वीराज तृतीय थे। इनके विरुद्ध दोस्तों 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच युद्ध हुआ। दोस्तों इस युद्ध में दोस्तों मोहम्मद गोरी बहुत ही बुरी तरह से पराजित हुआ। इतिहास का सबसे बुरी तरह से पराजित होने वाला यही उसका युद्ध था। क्लियर है। तो इस तरीके से पॉइंट बिल्कुल भी दिमाग पर सेट कर लीजिएगा कि यह युद्ध जो था तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न पूछता है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। इस युद्ध में कौन विजयी हुआ, तो पृथ्वीराज चौहान अर्थात तृतीय जो है इस युद्ध में विजय को प्राप्त किए थे। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से मोहम्मद गोरी का यह एक प्रकार से महत्वपूर्ण युद्ध था जो कि 1191 तराइन के प्रथम युद्ध। 1192 दोस्तों एक ही साल के अंत में ध्यान दीजिए अंदर इसने एक और युद्ध लड़ा जो कि उसी स्थान पर लड़ा गया, अर्थात इसे नाम दिया गया तराइन का द्वितीय युद्ध है। तो दोस्तों इस युद्ध में दोस्तों मोहम्मद गोरी ने छल का सहारा लेकर पृथ्वीराज चौहान को ध्यान दे दोस्तों युद्ध में पराजित कर दिया। क्लियर है, युद्ध में पराजित किया और इस तरीके से दिल्ली और अजमेर पर ध्यान दीजिए दोस्तों किसका शासन हो गया, मोहम्मद गोरी का, क्योंकि पृथ्वीराज तृतीय का शासन जो था दिल्ली और अजमेर दोनों ही स्थानों पर चलता था। तो इस तरीके से तराइन का द्वितीय युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया, 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय पराजित हुए और मोहम्मद गोरी दोस्तों विजयी हुआ और दिल्ली और अजमेर पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। दोस्तों इसके बाद 1194 में एक युद्ध लड़ा गया जिसे हम बोलते हैं चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध है दोस्तों। ये चंदावर का जो युद्ध हुआ था ये गढ़वाल वंश का शासक था जिसका नाम था जयचंद। क्लियर है। तो जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ जिसमें से जयचंद दोस्तों ध्यान दीजिएगा बहुत ही बुरी तरह से पराजित हुआ। ये वही जयचंद है दोस्तों जिसको ध्यान दीजिएगा जो मोहम्मद गोरी से मिला हुआ था और पृथ्वीराज तृतीय को हराने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। क्लियर है। कहते नहीं है जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है स्वयं एक दिन गड्ढे में गिर जाता है, उसी तरीके से जयचंद का हाल हुआ। क्लियर है। तो इस तरीके से इस पॉइंट को बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लीजिए दोस्तों। तराइन के युद्ध के समय जो एक प्रकार से पृथ्वीराज चौहान का जो सेनापति थे उनका नाम था दोस्तों, क्या नाम था, अस्कंद था। क्लियर है। तो सेनापति का क्या नाम था दोस्तों, पृथ्वीराज के सेनापति का नाम अस्कंद था। ये बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लीजिए। क्लियर है। और दोस्तों देवी लक्ष्मी की मूर्ति, देवी लक्ष्मी की आकृति सिक्कों पर सबसे पहले ढाला किसने डलवाया था, मोहम्मद गोरी आए। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति छपी हुई, ये भी प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछता है। क्लियर है दोस्तों। और लास्ट चरण दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसकी हत्या दोस्तों ध्यान दीजिएगा 15 मार्च
1206 ईस्वी को कर दी गई। तो 15 मार्च 1206 ईस्वी को दोस्तों इसकी अर्थात मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों पॉइंट समझ गए, एक बार रिवीजन करते हैं। मोहम्मद गोरी दोस्तों कहाँ का शासक था? तो गौर का शासक था। गौर क्या है दोस्तों? गजनी का एक छोटा सा राजा था। दोस्तों मोहम्मद गोरी गौर का शासक कब बना? तो 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से दोस्तों ये कहाँ का शासक बना? गौर का शासक बना। दोस्तों मोहम्मद गौरी का भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध हुआ था और इसका दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध दोस्तों पाटन गुजरात के विरुद्ध हुआ। वहाँ का जो शासक था वो था भीम द्वितीय था, जिसने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से युद्ध में पराजित कर दिया था। इतिहास प्रसिद्ध युद्ध जो है मोहम्मद गौरी ने 1191 ईस्वी में तराइन के मैदान, जो कि हरियाणा में पड़ता है, तराइन के मैदान में लड़ा। दोस्तों इसे तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो थे विजयी हुए थे और मोहम्मद गौरी बहुत ही बुरी तरह से पराजित हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण मोहम्मद गौरी का आक्रमण जो था 1192 ईस्वी में वही तराइन का मैदान में हुआ, जो कि इतिहास में तराइन के द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यह युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए और बाद में इनकी क्या हुआ? गजनी ले जाकर क्या हुआ? इनकी हत्या कर दिया गया। क्लियर है। और दोस्तों यहाँ पर तीसरा महत्वपूर्ण युद्ध जो था गढ़वाल वंश के जो शासक थे जिनका नाम था जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। क्लियर है। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच जो युद्ध लड़ा गया उसे इतिहास में चंदावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध 1194 ईस्वी में लड़ा गया और इस युद्ध में जयचंद जो है बुरी तरह से पराजित हो गया। ये जयचंद दोस्तों ध्यान दीजिएगा जो कि गढ़वाल वंश के शासक थे। इनकी पुत्री थी जिनका नाम था संयोगिता। क्लियर है। तो संयोगिता दोस्तों इन्हीं की पुत्री थी जो कि पृथ्वीराज चौहान की क्या थी? पत्नी थी। इस तरीके से क्या हुए रिश्ते में? जयचंद दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के ससुर थे। ये पॉइंट दिमाग में रख ले। लेकिन यही ससुर जी ने क्या हुआ? गद्दारी किए थे पृथ्वी अपने दामाद के साथ और लास्ट में मोहम्मद गौरी से मिलकर क्या कर दिए? इन्हें युद्ध में पराजित करवा दी, क्योंकि इनकी वीरता से ये जलता था। क्लियर है। तो ये पॉइंट जानते रहे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देवी लक्ष्मी की आकृति किसके सिक्कों पे छपी? वो मोहम्मद गौरी के सिक्कों पे छपी। और दोस्तों मोहम्मद गौरी की मृत्यु जो है 15 मार्च 1206 ईस्वी को हो गई। मोहम्मद गौरी का एक विश्वसनीय गुलाम था जिसका नाम था दोस्तों, क्या नाम था ज़्यादा? ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने अपना सारा राजपाट जो कि हिंदुस्तान से वो जीता था सौंप कर वो एक प्रकार से चले गए थे। बाद में इनकी मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि मोहम्मद गौरी की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से। क्लियर है। तो इस तरीके दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद गौरी गुलाम पाल रखा था, अपने गुलामों को क्या कर दिया? सारा राज्य बांट दिया था, जिसमें से हिंदुस्तान का राज्य किसको प्राप्त हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दोस्तों सल्तनत काल यानी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान हुआ। इसने गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किया था। क्लियर है। तो इस तरीके से बिल्कुल भी अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए। कल हम मिलेंगे एक नए काल अर्थात राजपूत काल के बारे में हम लोग जानेंगे। क्लियर है। तब उसके बाद हम गुलाम वंश के बारे में जानेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा प्यारा सा अच्छा सा जितना कह लो सब है दोस्तों, बहुत ही सुंदर है। इसको बिल्कुल भी आपकी माइंड में छप गया होगा, आशा है दोस्तों। अब आ गया है समय क्या? आपके प्रश्न के आंसर देने का। क्लियर है दोस्तों। तो आप लोग प्रश्न का आंसर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन बिल्कुल भी अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए। 712 ईस्वी में, क्लियर है, 712 ईस्वी में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय, क्या? सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय
आक्रमण के समय भारत का शासक कौन था? भारत का शासक कौन था? क्लियर है? पहला प्रश्न का आंसर कहाँ देना है आपको? कमेंट बॉक्स में दोस्तों देना है। भारत में प्रथम आक्रमण किसने किया था? भारत पर प्रथम आक्रमण किसने किया था? क्लियर है? किसने किया था? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? कितनी बार आक्रमण किया था? क्लियर है? चौथा है 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? क्लियर है? भीम प्रथम तक भीम द्वितीय था। पांचवा है दोस्तों मुहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? क्लियर है? पाटन के विरुद्ध गुजरात में लड़ा था, ध्यान दीजिएगा। छठा आपका प्रश्न है दोस्तों, छठा प्रश्न है 1191 ईस्वी में कौन सा युद्ध लड़ा गया था और किन किन शासकों के बीच लड़ा गया था? शासकों के बीच लड़ा गया था। क्लियर है? छठा है चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया? कब व किन किन शासकों के बीच लड़ा गया, ऐसे मान सकते हैं। किन किन शासकों के बीच लड़ा गया? क्लियर है? तो ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। सातवां है महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण कब हुआ था? क्लियर है? तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारे 7 क्वेश्चन जो कि आपको होमवर्क के तौर पे देते हैं, और भी देते हैं लेकिन समय ज़्यादा हो रहा है। दोस्तों आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों कल जानते ही हैं 2023 है, क्लियर है? अर्थात कल नए साल की शुरुआत होगी और ये नया साल दोस्तों आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। आप लोगों की हर एक प्रकार से तमन्ना पूरी हो, जो आपके एक प्रकार से तमन्ना है। क्लियर है दोस्तों? चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं। हैप्पी न्यू ईयर 2023। कल फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। आज के लिए बस इतना है। जय हिंद, जय भारत।